तो हम लोग आरपीएससी सेकेंड ग्रेड 2018 वाले पेपर को सॉल्व कर रहे थे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक को सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे। इफ z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेज आर z आयोटा z एंड z प्लस आयोटा z इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो एक ट्राइंगल सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं। ट्राइंगल के वर्टिसेज ये बता रहे हैं कि एक वर्टिसेज है z, दूसरा वर्टिसेज है आयोटा z, तीसरा वर्टेक्स है z प्लस आयोटा z। तो पूछ रहे हैं इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा। अब देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमारे पास हों, एक का जो है यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट है जिसके एंड पॉइंट्स है Z1 और Z2। ठीक है, तो इस जो लाइन सेगमेंट है इसके लेंथ अगर मुझे निकालना पड़े, मान लीजिए लाइन सेगमेंट AB है, तो मुझे अगर AB का लेंथ निकालना पड़े तो कितना आ जाता है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाती है, Z2 माइनस Z1 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस ट्रायंगल का नाम हम ABC रखें तो AB साइड का लेंथ कितना हो जाएगा, मॉडुलस में आयोटा Z माइनस Z हो जाएगा। ठीक है, फिर BC लाइन का जो हमारा लेंथ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, Z प्लस आयोटा Z और माइनस आयोटा Z हो जाएगा। और AC लाइन का लेंथ कितना हो जाएगा, Z प्लस आयोटा Z और कितना हो जाएगा, माइनस Z हो जाएगा। तो यहाँ से आयोटा Z कट जाएगा, तो ये जो लेंथ हो जाएगा ये हो जाएगा मॉड Z। और यहाँ पे अगर हम लोग Z कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा मॉड Z और मॉड में आयोटा माइनस 1। आयोटा माइनस 1 का मॉड कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो √2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, मॉड Z आ जाएगा। ठीक है, और ये Z आ गया। यहाँ पे क्या कट जाएगा, Z कट जाएगा, क्या बचेगा आयोटा Z, और इसको हम लोग आयोटा का मॉड 1 होता है, ये कितना हो जाएगा, मॉड Z हो जाएगा। तो ये ट्रायंगल देखिए कैसा बन चुका है, ये ट्रायंगल ऐसा बन चुका है। इस लेंथ की इस साइड की लेंथ कितनी है, मॉड Z, इस साइड की लेंथ कितनी है, मॉड Z, और इस साइड की लेंथ कितनी है, √2 मॉड Z, √2 मॉड Z। तो अगर आप इसका स्क्वायर करके इसका स्क्वायर करें, अगर मॉड ऑफ Z स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पे मॉड ऑफ Z स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z स्क्वायर ये किसके बराबर आ जाएगा, √2 मॉड Z के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये जो हमारा ये हाइपोटेनस का काम करेगा, मतलब ये एंगल हमारा कितने का, 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, तो इस ट्रायंगल का एरिया, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना मॉड Z, हाइट कितनी मॉड Z, मतलब जो इसका एरिया आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1/2 मॉड ऑफ Z का स्क्वायर हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। देखिए 27 हमसे कहा जा गया है, इन हाउ मेनी वेज कैन 15 members ऑफ ए काउंसिल सीट along a circular table when the secretary is to be sit on one side of the chairman and deputy secretary is sit on the other side। मतलब एक यहाँ पे देखिए चेयरमैन होंगे और एक है सेक्रेटरी और एक है डेप्टी सेक्रेटरी। ठीक है, डेप्टी सेक्रेटरी। ठीक है, तो ये कहना है कि सेक्रेटरी एक साइड में बैठे, डेप्टी सेक्रेटरी दूसरे साइड में बैठे। कुल कितने लोगों को बैठाना है, 15 लोगों को बैठाना है। तो इस 15 में से इन 3 लोगों को हम लोग निकाल देते हैं, तो बचे कितने, 12 लोग बचे, है ना। 15 में से इन 3 लोगों को अगर हम लोग निकाल दें तो कितने बचे, 12 लोग बचे। और मान लीजिए इन 3 लोगों को मैं एक मान लेता हूँ, इनको मान लिया कि एक रस्सी से हम लोग बांध देते हैं, तो इनको एक यूनिट हम समझते हैं अगर, तो टोटल 12 वो लोग हो गए और एक ये हो गए, कुल मिलाकर 13 लोगों को हमें सर्कुलर टेबल पे बैठाना है। तो सर्कुलर टेबल पे बैठाने का तरीका क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, अगर n ऑब्जेक्ट हैं, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं, तो सर्कुलर टेबल बैठाने का तरीका क्या होता है, n-1 फैक्टोरियल होता है। तो हमें 13 लोगों को बैठाना है, तो हम लोग कितने तरीके से बैठा पाएंगे, 13-1 फैक्टोरियल तरीके से बैठा पाएंगे, मतलब कुल 12 फैक्टोरियल तरीके से बैठा पाएंगे। ठीक, तो ये तो कुल मिला के 12 और एक 13 लोगों का अरेंजमेंट हो गया। अब इसमें भी जो जहाँ पे ये लोग बैठेंगे, ये तीनों सेक्रेटरी और आपका चेयरमैन और डिप्टी सेक्रेटरी एक साथ बैठेंगे। तो एक तो तरीका ये हो गया कि सेक्रेटरी लेफ्ट में हो, डिप्टी सेक्रेटरी राइट में हो, या एक तरीका ये भी होता है कि डिप्टी सेक्रेटरी लेफ्ट में हो और सेक्रेटरी राइट में हो, चेयरमैन बीच में हो। इसका मतलब ये दोनों लोग भी आपस में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 2 फैक्टोरियल तरीके से डिप्टी सेक्रेटरी और सेक्रेटरी आपस में अरेंज कर सकते हैं। तो टोटल कितना तरीका होगा, 12 फैक्टोरियल इंटू ये लोग 2 लोग आपस में अरेंज करेंगे 2 तरीके से। तो हमारा जो टोटल परमुटेशन बनेगा वो कितना बन जाएगा, 2 × 12 फैक्टोरियल। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ, लिमिट x टेंडिंग टू 0 a की पावर x माइनस b की पावर x अपॉन e की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट। तो देखिए यहाँ पे हम लोग 2 फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। एक फार्मूला होता है लिमिट x टेंडिंग टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू लॉग a, एक तो फार्मूला हमारे पास ये है। दूसरा हमारे पास फार्मूला होता है लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये 2 फार्मूले का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए मुझे क्या दिया गया है, मुझे दिया गया है लिमिट x टेंडिंग टू 0 a की पावर x, मैं इसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, फिर माइनस b की पावर x, इसमें से भी 1 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो अभी तक कितना हुआ, -1 + 1। ठीक है, कट जाएगा ये।
तो अभी ये टोटल जो एक्सप्रेशन में लिखा है किसके बराबर है, ए की पावर एक्स माइनस बी की पावर एक्स के बराबर है। मैं यहाँ पे एक्स से डिवाइड भी कर देता हूँ, एक्स से डिवाइड कर देता हूँ, मतलब ऊपर नोमिनेटर मैंने एक्स से डिवाइड कर दिया, तो मुझे डिनोमिनेटर में भी एक्स से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा एक्स से हमें। तो डिनोमिनेटर में भी अगर हम एक्स से डिवाइड कर दें तो ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स हो जाएगा। ठीक है, बस उसी एक्सप्रेशन को हमने थोड़ा अरेंज करके लिख दिया। अब देखिए ए की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स किसके बराबर हो जाएगा, लॉग ए के बराबर हो जाएगा। ए के पावर बी की पावर एक्स माइनस वन अपॉन बी अपॉन एक्स ये किसके बराबर हो जाएगा, लॉग बी के बराबर हो जाएगा। और ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स कितने के बराबर, वन के बराबर हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, लॉग ए माइनस लॉग बी डिवाइडेड बाई वन, मतलब हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, लॉग ए बाई बी आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। कहा जा रहा है tan x इक्वल टू बी बाई ए है, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करें अगर, तो ये आ जाएगा एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट ए माइनस बी और अंडर रूट ए प्लस बी, मतलब अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो ऊपर कितना आ जाएगा हमारे पास, ए प्लस बी, और कितना आ जाएगा, प्लस ए माइनस बी हो जाएगा। तो यहाँ से प्लस बी माइनस बी कट जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास अब कितना आ जाएगा, हमारे पास हो जाएगा ट्वाइस ए और अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ट्वाइस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। tan x किसके टर्म में दिया गया, बी बाई ए के टर्म में दिया गया है। ठीक है, tan x हमारा किसके टर्म में दिया गया, बी बाई ए के टर्म में दे दिया गया है। तो नीचे से ए स्क्वायर में कॉमन ले लेता हूँ, तो बाहर कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा, और भीतर कितना बचेगा, वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और ऊपर हमारे पास कितना ट्वाइस ए है, ए को काट देंगे तो मिल जाएगा ट्वाइस अपॉन अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कितने बराबर, tan स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा वन माइनस tan स्क्वायर एक्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और तो वन माइनस tan स्क्वायर एक्स को थोड़ा सिंप्लीफाई करें हमारे पास, तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस अपॉन अंडर रूट tan को लिख दिया साइन बाई कॉस, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और अपॉन कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, तो ऊपर क्या हो गया, कॉस एक्स चला गया। ठीक है, तो ये बन गया ट्वाइस कॉस एक्स और अपॉन अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये किसका फार्मूला है, कॉस टू एक्स का फार्मूला है। तो हमारे पास आंसर क्या बन गया, ट्वाइस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस टू एक्स, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। कहा जा रहा है नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, एक इक्वेशन ये दिया गया एक्स वाई में, एक इक्वेशन ये दिया गया एक्स वाई में। कहा जा रहा है हैव इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन कब आते हैं, जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, जहाँ पे a1 अपॉन a2 क्या है, x के कोफिशिएंट है। तो पहले इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है k+1, दूसरे में कितना k है, b1 अपॉन b2 y का कोफिशिएंट है, पहले में 8 है, दूसरे में कितना k+3 है। और c1 अपॉन c2 की बात कर दें तो कितना हो जाएगा 4k अपॉन कितना हो जाएगा 3k-1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, मान लीजिए पहले दूसरे को सॉल्व करते हैं, तो कितना मिल जाएगा, k स्क्वायर प्लस 3k प्लस k, मतलब कितना हो जाएगा 4k, और प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8k हो जाएगा। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो k स्क्वायर 4k माइनस 8k मतलब माइनस 4k प्लस 3 इज इक्वल टू 0, k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो इसका सोल्यूशन कितना आ जाएगा, k इज इक्वल टू 1,3 आ जाएगा। अब हम लोग अगर दूसरे और तीसरे को सॉल्व करें तो क्या मिलेगा हमको मिल जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 4 3 कितना हो जाएगा 12k, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 3 24k और माइनस कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा 4k स्क्वायर और माइनस 12k और प्लस 8 इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। 4 से डिवाइड कर दें तो k स्क्वायर माइनस 3k और प्लस 2 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें k इज इक्वल टू 1 और 2 मिल जाएगा, k इज इक्वल टू 1 और 2 मिल जाएगा। तो दोनों ही पार्ट को, मतलब ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला कॉमन सोल्यूशन कौन से हैं, यहाँ पे 1 देखिए, यहाँ पे भी 1 यहाँ पे भी है, तो k इज इक्वल टू 1 कॉमन सोल्यूशन है। ठीक है, k इज इक्वल टू 1 रखने पे पहला दूसरा भी बराबर हो जाएगा, दूसरा तीसरा भी बराबर हो जाएगा, पहला तीसरा भी बराबर हो जाएगा। इसका मतलब k इज इक्वल टू 1 इसका फाइनल सोल्यूशन है। तो पूछ रहे नंबर ऑफ वैल्यूज आपके कितनी वैल्यूज मिलेंगी, सिर्फ एक वैल्यूज मिलेंगी, कौन सा मिलेगा, k इज इक्वल टू 1 मिलेगा। सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। कहा जा रहा है a इज इक्वल टू 1 4, b इज इक्वल टू 2 3, c इज इक्वल टू 3 5, देन a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c इज इक्वल टू व्हाट। तो सबसे पहले हम लोग a क्रॉस b निकाल लेते हैं। a क्रॉस b में हमें क्या मिलेगा 1, 2, फिर 1, 3, फिर क्या मिलेगा 4, 2 और फिर क्या मिलेगा 4, 3 मिलेगा। ठीक है, a क्रॉस b हो गया। फिर हम लोग a क्रॉस c निकाल लेते हैं। a क्रॉस c क्या मिलेगा हमको 1, 3, 1, 5 और फिर क्या मिलेगा 4, 3 और 4, 5। ठीक है, ये मिलेगा हमको। अब इन दोनों का मुझे क्या देखना है, इंटरसेक्शन देखना है, a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c देखना है। ठीक है, इन दोनों के इंटरसेक्शन में देखिए हमको क्या मिलने वाला है,
इन दोनों के इंटरसेक्शन में 1, यहाँ पे 1 2 है लेकिन यहाँ पे नहीं है, 1 3 है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, एक कॉमन मिल गया, 1 3 मिल गया, ठीक है। फिर 4 2 की बात कर लेते हैं, 4 2 यहाँ पे है बट यहाँ पे नहीं है, 4 3 यहाँ पे है, यहाँ पे भी 4 3 है, तो 1 3 और 4 3 हमें क्या मिल जाएगा, कॉमन मिल जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। कहा जा रहा है कि कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ए गैम्बलर बेट्स दैट इफ इट इज आइदर ए हार्ट आर एन एस, इट इज आइदर ए हार्ट, हार्ट कितने होते हैं, स्पेड क्लब डायमंड हार्ट, हार्ट कितने होते हैं, 13 होते हैं, ठीक है ना। हार्ट कितने होते हैं, हार्ट के कार्ड कितने होते हैं, 13। आर एन एस, एस तो 4 होता है, एक हार्ट में होता है और 3 एक्स्ट्रा होते हैं, है ना। तो कुल मिला के ये हो गए। व्हाट इज द ऑड्स अगेंस्ट हिज विनिंग दिस वेट, ठीक है। ऑड्स अगेंस्ट क्या कहा जाता है, मान लिया कि फेवरेबल केसेस ए हैं, ठीक है, फेवरेबल या फिर फेवरेबल केसेस हमारे पास कितने हैं, ए है, ठीक है। और नॉन फेवरेबल केसेस हमारे पास कितने हैं, नॉन फेवरेबल केसेस बी है। तो ऑड्स अगेंस्ट कैसे निकाला जाता है, ऑड्स अगेंस्ट निकाला जाता है कि अगेंस्ट में कितने हैं, बी, नॉन फेवरेबल बी, और टोटल कितना हो गया, ए प्लस बी, इस तरीके से निकाला जाता है। तो देखिए फेवरेबल केसेस यहाँ पे कितने आ गए, 16, इसका मतलब नॉन फेवरेबल केसेस कितने हो गए, नॉन फेवरेबल केसेस हो गए 36, ठीक है। तो हमारे पास जो ऑड्स अगेंस्ट आ जाएगा, ऑड्स अगेंस्ट वो कितना आ जाएगा, ऑड्स अगेंस्ट आ जाएगा 36 नॉन फेवरेबल अपॉन टोटल, नॉन फेवरेबल और अपॉन फेवरेबल, नॉन फेवरेबल अपॉन फेवरेबल, यहाँ पे बी और अपॉन कितना हो जाता है, ए हो जाता है। तो 36 और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, फेवरेबल हमारे पास कितने थे, 16 थे, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 और 4, हमारे पास जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 9:4 आ जाएगा। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी में अगर ये प्रोबेबिलिटी कहते तो की प्रोबेबिलिटी निकालिए, तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम लोग अगर ए अपॉन ए प्लस बी करते और न अकर होने की प्रोबेबिलिटी बी अपॉन ए प्लस बी हो जाती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसको आपको थोड़ा गेस करना पड़ेगा। कहा जा रहा है पी पी प्लस 4 पी प्लस 14 आर 3 नंबर्स, आर 3 प्राइम नंबर्स, ठीक है। हाउ मेनी डिफरेंट वैल्यूज कैन पी टेक, तो यहाँ पे पी की सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगी, ठीक है, पी की सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगी, वो क्या मिलेगा, पी इज इक्वल टू 3 मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। 34 नंबर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। हु वाज द प्रो फाउंडर ऑफ 5 स्टेप्स अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हर्बर्ट थे इसका ऑप्शन हर्बर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। कहा जा रहा है क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन यूनिट टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स दैट इन द एक्सप्रेशन ऑफ 4x³ + 17y द कोफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। और ऑप्शन दिए गए थे कि क्या होगा, 17 है कि 17y है कि 2 है कि 3 है। दिस क्वेश्चन असेज, ये क्वेश्चन जो है क्या चेक करता है, तो ये क्वेश्चन नॉलेज को चेक करता है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। कहा जा रहा कि इन द न्यूटन कोसेट फार्मूला इज दिस फॉर n इज इक्वल टू 2 गिब्स, ठीक है। इसमें अगर हम n इज इक्वल टू 2 पुट कर दे तो ये कौन सा फार्मूला बन जाएगा, तो ये सिम्पसन 1/3 रूल बन जाएगा। सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। 37 में कहा जा रहा है अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा प्लस 1/बीटा, बीटा प्लस 1/अल्फा इज इक्वल टू व्हाट। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप मेथड से जाएंगे, सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे, फिर जो ये यहाँ पे जीरोस दिए गए हैं इससे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, उसमें अल्फा बीटा के वैल्यू पुट करेंगे। ये कम से कम बहुत लेंदी होने वाला, 3 से 4 मिनट लगेगा। तो यहाँ पे एक शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, शॉर्टकट से हम लोग करेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं पुट कर देता हूँ a इज इक्वल टू 1, ठीक है, b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगा, ax² मतलब क्या बन जाएगा, x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। अब इसके रूट्स कितने आ जाएंगे, अल्फा बीटा। यहाँ पे रूट्स अगर हम हमारे एक x की वैल्यू आएगी -1, एक x की वैल्यू आएगी -2, मैं कह देता हूँ अल्फा -1 है और बीटा हमारे पास कितना है, -2 है, ठीक है। अब मुझे इक्वेशन एक बनाना है जिसके रूट्स अल्फा प्लस 1/बीटा है। अल्फा प्लस 1/बीटा जरा निकाल लेते हैं। अल्फा कितना, -1, 1/बीटा का मतलब कितना हो जाएगा, -1/2, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, -3/2। और दूसरा रूट हमारे पास कितना होना चाहिए, बीटा प्लस 1/अल्फा, तो बीटा कितना हो जाएगा, -2 प्लस 1/अल्फा मतलब -1, कुल मिला के -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स अगर हम लोग निकालना चाहें, इनको रूट्स बना के इक्वेशन बनाना है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो सम ऑफ रूट्स निकालना चाहे तो -3/2 और -3 -9/2 आ जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर हम लोग निकालना चाहें, ठीक है,
तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा 9/2 हो जाएगा। ठीक, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स, सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स मतलब 9/2 एक्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब प्लस 9/2 इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। मतलब क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 9 इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2x स्क्वायर, अब ऑप्शन में अगर हम लोग ऑप्शन से अगर इसको चेक करने जाएंगे, ठीक है, पहले ऑप्शन ने कहा कि एक्स स्क्वायर के आगे ए सी है, हमारे पास ए और सी क्या आया है, ए सी कितना है 2 1 2 आया है, करेक्ट है। फिर इन्होंने कहा एक्स का कोफिशिएंट ए प्लस सी इंटू बी होना चाहिए, ए प्लस सी कितना हमारे पास, ए प्लस सी है 2 + 1 3, 3 इंटू बी कितना 3, 3 3 कितना जाएगा 9, देखिए यहाँ पे 9 आया हुआ है। और यहाँ पे ए प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस सी कितना आएगा 3, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे भी 9 आया इक्वल टू 0। इसका मतलब पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। तो इससे थोड़ा सा जल्दी हो जाता है क्वेश्चन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। कहा जा रहा है इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ a माइनस बी की पावर n n ग्रेटर देन 5 द सम ऑफ फिफ्थ टर्म एंड सिक्स्थ टर्म इज 0। ठीक है, तो फिफ्थ टर्म का सम और सिक्स्थ टर्म का सम ये कितना है, 0 है। ठीक है, फिफ्थ टर्म कैसे निकालेंगे, NC4 और a की पावर कितना हो जाएगा, n-4 हो जाएगा, a की पावर n-4, a की पावर n-4 और कितना हो जाएगा, b की पावर -b/4 हो जाएगा। यहाँ पे -b लिखा हुआ है, कितना आ जाएगा -b/4 है ना। TR+1 का फार्मूला क्या होता है, जनरल टर्म क्या होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन में, NCR x की पावर n-r और y की पावर r, यही फार्मूला हम लोग लगा रहे हैं। T6 को हम लोग लिखेंगे T5+1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा NC5 और a की पावर n-5 और कितना आ जाएगा -b/5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा n फैक्टोरियल NC4 है ना, NC4 का मतलब कितना हो जाएगा n/4 फैक्टोरियल इंटू n-4 फैक्टोरियल और a की पावर n-4 है ना, a की पावर n-4 और कितना होगा ये b/4 और राइट हैंड साइड में कितना हो जाएगा NC5 मतलब n/5 फैक्टोरियल इंटू n-5 फैक्टोरियल और a की पावर कितना आ जाएगा n-5 और कितना आ जाएगा b की पावर कितना आ जाएगा 5। तो जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a/b की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, n-4/5 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नल सेट। पहला है कि मॉड ऑफ x लेस देन 1, तो मॉड ऑफ x लेस देन 1 को सॉल्व करेंगे तो x -1 से 1 तक बिलोंग करेगा और करें x नेचुरल नंबर है तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नल सेट। ठीक है, तो क्या -1 और 1 के बीच में -1 से बड़ा और 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर लाई करता नहीं, इसका मतलब x बिलोंग्स टू व्हाट, x इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू 5। ठीक है, तो ये हमारा पहला ही नल सेट हो जाएगा। दूसरा क्यों नहीं है, देखिए मॉड x इज इक्वल टू 5 है तो x इज इक्वल टू कितना मिलेगा, +5 और -5, तो 5 तो नेचुरल नंबर है, मतलब इस सेट में कितने एलिमेंट आ जाएंगे, एक एलिमेंट आ जाएगा, तो ये नल सेट नहीं होगा। इसी तरीके से आप चेक करेंगे तीसरा चौथा भी नल सेट आपका नहीं होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। कहा जा रहा साइन थीटा -4/5 है, थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, देन कॉस थीटा/2 इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो देखिए हमारे पास कॉस थीटा अगर निकालें हम लोग तो कॉस थीटा का हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा, देखिए हमारे पास फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा +-√1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा दिया 4/5 तो यहाँ से हो जाएगा +-√1 माइनस 16/25, तो ये आ जाएगा +-3/5। अब देखिए थीटा हमारा कहाँ लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट लाई कर रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव साइन को हम लोग निगलेक्ट कर देंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3/5 आ जाएगी। अब मुझे निकालना कॉस थीटा/2। अब देखिए कॉस थीटा का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा/2 -1, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा/2 हमारे पास कितना आ जाएगा 1 + cos थीटा और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2, 1 + cos थीटा का मतलब कितना हो जाएगा 1 - 3/5 डिवाइडेड बाई 2, 5 - 3 कितना हो जाएगा 2/5 और डिवाइडेड बाई 1/2, तो मतलब कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो cos थीटा/2 आ जाएगा वो कितना आ जाएगा +-1/√5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ प्लस लेना है कि माइनस लेना है, थीटा हमारा लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब कितना हो गया पाई से लेकर कितना 3π/2 तक। अब इसमें अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो थीटा/2 हमारा π/2 से कहाँ तक लाई करेगा 3π/4 तक लाई करेगा। ठीक है,
π/2 से 3π/4 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट कॉस नेगेटिव होता है, इसका मतलब कॉस θ/2 की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, -1/√5 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, हमारा सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द नंबर log 7/2 इज व्हाट, ऑप्शन है एन इंटीजर, ए रेशनल नंबर, एन इरेशनल नंबर, ए प्राइम नंबर। तो देखिए अगर मैं मान लेता हूँ कि log 7/2, सपोज मैं मान लेता हूँ ये रेशनल नंबर है ना, लेट log 7/2 इज व्हाट रेशनल, मैं मान लेता हूँ कि ये रेशनल है। ठीक है, तो इसका मतलब कि log 7/2 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q क्या है, इंटीजर्स हैं। अब देखिए इसको, ये log को अगर हम लोग एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, 2 की पावर p/q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7। थोड़ा और ढंग से अगर लिखें तो ये हो जाएगा 2 की पावर p इज इक्वल टू 7 की पावर q। अब देखिए यहाँ से हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि 2 की आप कुछ भी पावर करिए और 7 की पावर करते जाइए, कभी भी ये दोनों मैचिंग नहीं होगा। 2 की पावर करें 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ऐसे 2 की पावर करनी है ना। 2 की पावर 1 कितना आएगा 2, 2 का स्क्वायर कितना आता है 4, 2 का क्यूब कितना आता है 8, 2 की पावर 4 कितना आता है 16, मतलब 6 आ जाएगा। फिर 2 की पावर करेंगे हम लोग 5 तो फिर से 2 आता जाएगा, तो 2 4 8 16 ऐसे आते जाएंगे। और 7 की पावर जब हम लोग क्यू करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7, 7 की पावर 2 कितना आ जाएगा 49, 7 की पावर 3 कितना हो जाएगा 343, फिर इस तरीके से आएगा। 7 की पावर 4 कितना हो जाएगा 1। तो कभी भी ये मैचिंग नहीं होगा, कभी भी 2 p और q की कोई भी ऐसा इंटीजर पॉसिबल नहीं होगा कि 2 की पावर p 7 की पावर q के बराबर हो जाए। इसका मतलब ये हमारा जो एजम्पशन था कि ये रेशनल नंबर है, ये गलत है। इसका मतलब ये रेशनल ना हो कि बल्कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। कहा जा रहा सोल्यूशन सेट ऑफ x इज कांग्रुएंट टू 3 मॉडुलो 7 इज इक्वल टू व्हाट। देखिए कांग्रुएंट का रिलेशन ये होता है, जैसे मान लिया यहाँ पे मैंने 7 लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया मॉडुलो मान लिया कि 3 लिख दिया। इसका मतलब ये होता है कि 7 को 3 से डिवाइड किए, 3 2 जा 6 आ गया। अब रिमाइंडर कितना बचा 1, तो यहाँ पर राइट में क्या लिखा था, रिमाइंडर 1 लिखते हैं। इस तरीके से होता है कांग्रुएंट मॉडुलो m का रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर रिमाइंडर लिखा जाता है। ठीक है, तो जैसे मान लिया कि अब यहाँ पर लिखा देखिए x इज कांग्रुएंट टू 3 मॉडुलो 7, तो इसका मतलब ये हो गया कि x को जब हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा। इसका मतलब x-3 जो होगा, x-3 जो होगा वो 7 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। तो मैं लिख देता हूँ x-3 इज इक्वल टू 7p। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7p प्लस 3 आ जाएगा। तो इसका सोल्यूशन कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 7p प्लस 3, जहाँ पे p हमारा कोई इंटीजर है। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। कहा जा रहा 2 लाइट स्ट्रिंग सपोर्ट ए वेट w kg एंड आर इंक्लाइन टू वर्टिकल बाय 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। देखिए एक यहाँ पे वेट है, ठीक है, यहाँ पे एक वेट है कितने किलोग्राम का, w किलोग्राम का। ठीक है, तो ऐसे एक वेट लटका देते हैं यहाँ पे, w kg का एक वेट है। ठीक है, इसको 2 स्ट्रिंग से बांधा गया, ऐसे एक स्ट्रिंग यहाँ लगाई गई, एक स्ट्रिंग ऐसे लगाई गई है, और इसको मान लिया कि इस तरीके से बांध दिया गया है। ठीक है, और ये जो स्ट्रिंग है ये हॉरिजॉन्टल से कितना कितना एंगल बनाते हैं, यहाँ पे एक बनाता है 30 डिग्री का, और एक कितने का बनाता है 60 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, इस तरीके से बांध दिया गया, डोरी लगा के ऐसे बांध दिया गया है, उसके बाद ये सपोर्ट करता है इसको। ठीक है, देन द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इक्वल टू व्हाट। पूछ रहे हैं कि टेंशन स्ट्रिंग में कितना होगा, तो मैं मान लेता हूँ कि इसमें T1 स्ट्रिंग टेंशन है और इसमें कितना टेंशन है, T2 टेंशन है। अब देखिए लामीज थ्योरम हम लोग लगाएंगे। लामीज थ्योरम क्या कहता है कि मान लीजिए 3 फोर्सेस तरीके से हैं और साम्यावस्था में है मान लिया, ठीक है, इक्विलिब्रियम में है, तो क्या मान लिया कि यहाँ पे कितना है लगा फोर्स W, यहाँ कितना लगा T2 और यहाँ कितना लगा T1। अब हम लोग क्या करेंगे, सबके बीच का एंगल जरा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो T1 T2 के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, T1 और W के बीच का एंगल कितना है हमारे पास, देखिए ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये 150 हो गया। और T2 और W के बीच का एंगल कितना है, ये 60 था, तो ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है, ये 120। अब हम लोग लामीज का थ्योरम लगा देंगे, लामीज थ्योरम। ठीक है, लामीज थ्योरम देखिए क्या कहता है, लामीज थ्योरम ये कहता है कि अगर मैं लिखूंगा T1 तो T1 अपॉन, मुझे क्या लिखना पड़ेगा, T1 अपॉन साइन ऑफ एंगल बिटवीन रिमेनिंग 2 फोर्सेस। तो T2 और W के बीच का एंगल कितना है 120, मतलब T1 अपॉन क्या लिखेंगे, साइन 120 लिखेंगे। फिर मुझे लिखना है T2, तो T2 अपॉन, T2 को छोड़ के बचे 2 फोर्सेस कौन कौन से, T1 और W, उनके बीच का एंगल कितना 150, तो क्या लिखेंगे, साइन 150 लिखेंगे। तीसरा फोर्स कौन सा है W, तो W अपॉन, अब T1 और T2 के बीच का एंगल कितना 90, तो क्या लिखेंगे, साइन 90 लिखेंगे। तो इसको हमें सॉल्व कर देना है। T1 अपॉन साइन 120 कितना आ जाता है, √3/2, T2 और साइन 150 मतलब साइन 30, साइन 30 का मतलब 1/2,
और W साइन 90 कितना हो जाता है 1 हो जाता है। तो इसको और थोड़ा सा 2 से मल्टीप्लाई कर दे तीनों रेशियो में, तो T1 अपॉन कितना हो जाएगा √3, ठीक है। या आप पहले और तीसरे को कंपेयर कर दीजिए, तो T1 अपॉन √3/2 इज इक्वल टू कितना है W है, तो यहाँ से T1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा √3/2 W आ जाएगा। T1 इज इक्वल टू √3/2 W, ठीक है। और इन दोनों को कंपेयर करना सेकंड और थर्ड को, तो T2 हमारे पास कितना आ जाएगा, T2 इज इक्वल टू 1/2 W आ जाएगा। तो √3/2 W 1/2 W के साथ थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। द सॉल्यूशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन, न्यूमेरिकल एनालिसिस का क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो देखिए लिखा गया Pn+2, तो इसको लिखने का तरीका होता है Pn, जैसे है ना Pn को छोड़ के +2 है ना, मतलब लिखेंगे E² Pn माइनस 1 + a, और यहाँ कितना Pn+1, Pn को छोड़ के एक्स्ट्रा कितना बच रहा है, +1 बच रहा है, तो क्या लिखेंगे E टाइम्स 1 + a कितना होगा E टाइम्स, और प्लस APn है ना। अच्छा यहाँ पे भी Pn छोड़ गया, प्लस APn इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। Pn को बाहर ले लें अगर, कितना हो जाएगा हमारे पास E² 1 - a + e और प्लस a, और बाहर कितना होगा Pn इज इक्वल टू 0। इस तरीके से इसको हम लोग लिखेंगे। अब हमें अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना है इसका, तो क्या बन जाएगा m², e के जहाँ m रख देते हैं, m² - 1 + a × m, और प्लस कितना बन जाएगा a इज इक्वल टू 0, प्लस a इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हम लोग फैक्टर जब करेंगे तो हमें मिल जाएगा m इज इक्वल टू 1 और m इज इक्वल टू हमको कितना मिल जाएगा, a मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका हम लोग सोल्यूशन कैसे लिखते हैं, फिर सोल्यूशन इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे, Pn इज इक्वल टू 1 × C1 × 1 की पावर कितना n, C1 × 1 की पावर n। जैसे आप डिफरेंशियल इक्वेशन में लिखते थे, दो रूट मिल जाते थे, m1 इज इक्वल टू अल्फा, m2 इज इक्वल टू बीटा मिल जाता था, C1 e की पावर अल्फा प्लस C2 e की पावर बीटा, ऐसे करके लिखते थे, C1 1 की पावर n प्लस C2 a की पावर n, ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। मतलब Pn इज इक्वल टू C1 प्लस C2 और कितना हो जाएगा a की पावर n, ये इसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। अब ऑप्शन में देखिए कहीं C1 C2 तो दिया नहीं गया है, इसका मतलब C1 और C2 को इन्होंने कुछ पार्टिकुलर वैल्यूज दे दिया है। तो आप पार्टिकुलर वैल्यूज इसमें रख के देखिए कि कौन सा ऑप्शन इसमें से मैच करता है। और या तो दूसरा तरीका ये हो सकता है डायरेक्ट Pn की वैल्यू आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन में रख दीजिए, कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करता है वो हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाता है। तो मैं आपके लिए चेक करने के लिए छोड़ देता हूँ कि इसमें C1 C2 की पार्टिकुलर वैल्यूज आप रख के देखिए कि कौन सा ऑप्शन आपका मैच करता है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। कहा जा रहा फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ ए प्रोजेक्ट मेथड इन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स विदाउट एनी लॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। तो कहा गया आउट ऑफ द फॉलोइंग विच अल्टरनेटिव शोज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एबव मेंशन्ड स्टेजेस ऑफ द प्रोजेक्ट मेथड। तो प्रोजेक्ट मेथड में कौन कौन सा आपका स्टेप्स हमें पहले लेना है, उस तरीके से आपको चीज़ों क्या करना, अरेंज करना है। तो इसमें देखिए थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, मतलब सी ऑप्शन पहले आना चाहिए। एक नंबर सबसे पहले आपको क्या करना, प्रोवाइडिंग सिचुएशन, बच्चों को सिचुएशन प्रोवाइड करवाना है। फिर चूजिंग एंड पर्पजिंग द प्रोजेक्ट, फिर प्रोजेक्ट को उस हिसाब से चूज करना है। फिर हमें क्या करना, प्लानिंग उसका करना है, 3 नंबर पे प्लानिंग करेंगे हम लोग। फिर उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, प्लानिंग के बाद फिर हम लोग एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे हम लोग 4 नंबर पे, ठीक है। फिर 5 नंबर पे इवेल्युएशन करेंगे प्रोजेक्ट का, और 6 नंबर पे हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग ऑफ द प्रोजेक्ट करेंगे। तो ये अल्टरनेटिव करेक्ट होगा, थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। कहा जा रहा मॉड ऑफ 2x - 3 लेस देन मॉड ऑफ x + 5 देन x बिलोंग्स टू व्हाट। अब एक तो तरीका कि इसको मेथड से हम लोग सॉल्व कर दें, एक तरीका है कि इसको आप थोड़ा सा ट्रिक लगा के आप सॉल्व करिए। तो देखिए इस इंटरवल में -2 बिलोंग करता है, बिल्कुल बिलोंग करता है। -2 इसमें रख के देख लीजिए, 2x - 3 लेस देन x + 5 में क्या हम लोग रख देते हैं, -2 रख देते हैं। तो -4 - 3 कितना होगा, -7 का मॉड 7, यहाँ पे -2 रखेंगे कितना आ जाएगा, 5 - 2 3। क्या 7 3 से छोटा होता, नहीं, इसका मतलब ये सोल्यूशन नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसको। सेकंड ऑप्शन में अगर देखिए 8 है, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हमारे पास 8 है, तो अगर मैं x इज इक्वल टू 8 इसमें पुट कर दूँ, ठीक है, पुट करिए 16 - 3, 16 - 3 मतलब 13 लेस देन 8 + 5 कितना आ जाएगा 13। क्या 13 से छोटा होता है, नहीं, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए इसमें क्या पुट, इसमें x इज इक्वल टू -2 लाई करता है, तो -2 हम लोग ने -2 इसमें लाई करता है, और -2 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, हम लोगों ने अभी देखा था। देखिए -2 रखने से क्या बन रहा है, इक्वेशन बन रहा है कि -7 इज लेस देन 3 बन रहा है, उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है, वो करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। कहा जा रहा जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जेड बार का इन्वर्स, देखिए जेड बार का इन्वर्स
इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1/z बार लिखेंगे। तो कहा जा रहा है कि z बार का इन्वर्स मल्टीप्लाइड बाई z बार क्या होगा, तो कितना हो जाएगा 1/z बार मल्टीप्लाइड बाई z बार, तो z बार कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। कहा जा रहा है लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड द इंटरवल 0 to 1। एफ एक्स कैसे डिफाइंड है, 0 इफ एक्स इज रेशनल, 1 इफ एक्स इज इरेशनल। देन यह पूछा जा रहा है कि ये रीमान इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपर रीमान सम निकालेंगे। उसको डिनोट किया जाता है यूपीएफ से डिनोट किया जाता है, और उसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, आर इज सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 to n। और कैपिटल एम आर क्या होता है कि उस इंटरवल में एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ठीक है। तो कैपिटल एम आर और फिर कितना आ जाता है एक्स आर माइनस 1 हो जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए अगर रखें हम लोग वैल्यू, तो आर इज इक्वल टू 1 to n, एक्स की वैल्यू किसी भी इंटरवल में हम लोग रेशनल और इरेशनल दोनों आते हैं, तो एक्स की उसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे कैपिटल एम आर की वैल्यू 1 हो जाएगी। और एक्स आर माइनस 1 को जब आर इज इक्वल टू 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, तो ये कट के कितना आ जाता है, बी माइनस ए आ जाता है। ये कितना आ जाता है, बी माइनस ए। यहाँ पे ए कितना है, 0 है, बी कितना 1 है, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 0 मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा 1, और एक्स आर माइनस 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब हमको कितना मिल जाएगा यहाँ से सब, ये हमें लग रहा है ये यहाँ पे नहीं लगाना पड़ेगा, ये इसको कट कर देते हैं। इसको देखिए जब हम लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 टाइम्स, और यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, आर इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, पहले आर इज इक्वल टू 1 रखते हैं, तो कितना हो जाएगा x1 माइनस x0, फिर 2 रखेंगे तो कितना मिल जाएगा, फिर हमें x2 माइनस x1, फिर 3 रखेंगे तो कितना मिल जाएगा x3 माइनस x2। इस तरीके से कटता जाएगा, लास्ट में रखेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें xn माइनस 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ये x1 हमारा x1 से कट जाएगा, x2 हमारा x2 से कट जाएगा, x3 हमारा x3 से कट जाएगा, और ये आगे वाले से कट जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, 1 इंटू कितना मिलेगा, xn माइनस x0 मिलेगा। xn कितना हमारे पास 1 है, तो 1 माइनस x0 कितना 0 है, तो हमारा कुल मिला के अपर रिमान सम 1 आ जाएगा, ठीक है। अब लोअर रिमान सम निकाल लेते हैं, एलपीएफ निकाल लेते हैं। एलपीएफ का फार्मूला हमारे पास कितना है, आर इज इक्वल टू 1 to n, और यहाँ पे स्मॉल एम आर और कितना हो जाएगा एक्स आर माइनस 1 हो जाएगा। अब स्मॉल एम आर यहाँ पे मतलब एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0 है भाई। उस इंटरवल में 0 से 1 के इंटरवल में रेशनल और इरेशनल दोनों आएंगे, तो मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0 है। एम आर की वैल्यू 0 है, तो 0 इंटू समथिंग कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो लोअर रिमान सम 0 और अपर रिमान सम कितना आना 1 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए इंटीग्रेबल नॉन इंटीग्रेबल कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, तो अपर रिमान इंटीग्रेबल है ना, अपर रिमान इंटीग्रेशन 0 to 1 बार, ठीक है। एफ एक्स डी एक्स, इसकी डेफिनेशन ये होती है, एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये होता है इन्फीमम ऑफ यूपीएफ, ठीक है। उसमें जो इन्फीमम होगा, तो इसका इन्फीमम कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यूपीएफ का इन्फीमम कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना, ये 1 हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से अगर हम लोग लोअर रिमान इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालें, है ना, तो इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं हम लोग। और इसका हमारे पास फार्मूला क्या होता है, दिस इज एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इसके हम सुप्रीमम ऑफ एल पी एफ, हमारे पास क्या हो जाता है, सुप्रीमम ऑफ एल पी एफ। तो एल पी एफ हमारे पास कितना आया था, 0, तो इसका सुप्रीमम कितना आएगा, 0 आएगा। तो देखिए ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, अपर रिमान इंटीग्रेशन लोअर रिमान इंटीग्रेशन बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये रिमान इंटीग्रेबल नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। कहा जा रहा है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम हूज साइड्स ए बी एंड ए डी आर रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर्स। तो पहले एक पैरेललोग्राम हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। पैरेललोग्राम बन गया हमारे पास ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी। कहा जा रहा है कि साइड्स ए बी एंड ए बी साइड के अलॉन्ग जो वेक्टर है वो कितना है, 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, और ए डी के अलॉन्ग जो वेक्टर है वो कितना है, i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप रेस्पेक्टिवली। इफ ए इज ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए सी देन ए इज इक्वल टू व्हाट, ए क्या है हमारे पास, यूनिट वेक्टर है पहली बात, मतलब ए सी के अलॉन्ग आपको क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है। ए सी के अलॉन्ग हमको क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो देखिए ये जैसे हमारा ए डी और बी सी ये दोनों पैरेलल हैं, तो यहाँ पे भी वेक्टर कितना हो जाएगा, 2i प्लस 3j और प्लस कितना हो जाएगा, 2i प्लस i प्लस 2j, है ना, i प्लस 2j और प्लस 3k, ठीक है। इसके अलग ये वेक्टर हो जाएगा। अब देखिए ए बी और बी सी का रिजल्टेंट कौन है, ए सी है, तो ए सी हमारा कैसे निकलेगा, ए सी हमारा निकलेगा 2i प्लस 4j
-5k में ऐड कर दें, इसको ऐड कर दें i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप को ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2i और i कितना हो जाएगा 3i और 4j प्लस 2j कितना हो जाएगा 6j -5k प्लस 3k कितना आ जाएगा -2k आ जाएगा। तो AC का लॉन्ग वेक्टर ही आ जाएगा। मुझे AC का लॉन्ग यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा अंडर रूट में 9 और प्लस 36 और प्लस 4 मतलब 7 आ जाएगा। 7 से डिवाइड कर देते हैं तो आ जाएगा 1/7 3i कैप प्लस 6j कैप -2k कैप। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। डायरेक्ट फार्मूला है वेरिएंस ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज इक्वल टू व्हाट। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का जो वेरिएंस होता है वो कितना आता है? वेरिएंस, ये तो स्टैंडर्ड डेविएशन में लिख रहा हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन आता है अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1/12 और वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, मतलब वेरिएंस कितना आता है? n स्क्वायर माइनस 1/12 आता है। फर्स्ट, ये डायरेक्ट फार्मूला स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन लिया गया है। फर्स्ट n नेचुरल नंबर का जो वेरिएंस आता है वो कितना आ जाता है? n स्क्वायर माइनस 1/12। तो इस तरीके से सेकंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा।